हेलो एवरीवन। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस को जानने के लिए किया जाता है। इसमें हम जो है एक चीज़ ये देखते हैं कि एक बिज़नेस सॉल्वेंट तब होता है जब उसकी इनकम जो है उसके एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और एक बिज़नेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो बिज़नेस की जो एबिलिटी होती है उसको जो है इतना स्ट्रॉन्ग करे कि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर ले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है ये हमें हेल्प करता है बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एनालाइज करने में, और इस एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है बाय ओनर, इंटरेस्टेड पीपल और हम बोल सकते हैं कि स्टेक होल्डर के द्वारा। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक कलेक्टिव नेम है जिससे और एक टूल है या टेक्निक है जो कि हमें एक किसी भी बिजनेस की रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस FSA इज यूज टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, और ये कंसिस्ट करता है कंपैरिजन फॉर द सेम कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कंपैरिजन फॉर डिफरेंट कंपनीज। मतलब एक कंपनी का उसके डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम का एनालिसिस या तो फिर एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ एनालिसिस इसके अंडर किया जा सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो उद्देश्य रहता है, तो इसके अंदर हम जो हमारे जो बिजनेस होते हैं उनको इवेलुएट कर सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, उनके पोजीशन को चेक कर सकते हैं और प्रिडिक्शन कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में। दूसरा जो है कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसमें हमें एक कंपनी की क्या पोजीशन है, दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में इसकी क्या पोजीशन है ये देख सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बिजनेस की सॉल्वेंसी को और उसकी जो अर्निंग पावर है, ठीक है, जो उसकी क्वालिटी एंड ग्रोथ है उसको असेस कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ये इसके अंदर जो है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और रिटेन्ड अर्निंग की स्टेटमेंट या चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन को जो है देखा जाता है। चेंज इन जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो वर्किंग कैपिटल पोजीशन में चेंज और चेंज इन कैश पोजीशन और चेंज इन ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को इंक्लूड करता है। इफेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमें जो है एक स्ट्रैटेजी के साथ और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ जो है चलना चाहिए। साथ ही साथ एक इफेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें बिजनेस और इकोनॉमी की ओवरऑल पोजीशन को समझना चाहिए। और उसके बाद जो है हमें जो है नेक्स्ट चीज़ जो है वो है स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन रखना चाहिए, रूल ऑफ थंब इंडिकेटर, ठीक है, ताकि एक बेंचमार्क हमारे पास होना चाहिए। और पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इसके लिए हम यूज़ करते हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारे पास कंपनी की रिपोर्ट होती है। कंपनी की रिपोर्ट डायरेक्टर बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, शेड्यूल आते हैं और ऑडिटर आते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज, बिजनेस पीरियोडिकल, इंफॉर्मेशन सर्विसेज लाइक क्रिशियल, इकरा, CMIE जो है यहाँ से हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो है एनालाइज कर सकते हैं। इसमें मैंने क्रिसिल की बात की, तो क्रिसिल का मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इकरा का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। CMI का मतलब होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और ये 1976 में बना था। उसके बाद फाइनेंशियल टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हम बात करें तो कॉमनली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए हम रेशियो एनालिसिस को, ठीक है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले रेशियो एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। रेशियो एनालिसिस जो है वो डिटरमाइन करता है हमारे जो दो कोई भी फैक्टर होते हैं उनके बीच में न्यूमेरिकल रिलेशनशिप को, या इट इज़ द टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो डिराइव्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बेस ऑफ कंपैरिजन, इसमें जो है ट्रेंड को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, और दूसरा जो है कंपैरिजन के लिए भी हमें हेल्प मिलती है। तो उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, जो रेशियोज़ का क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल
पोजीशन या हम इसको लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो, इनको हम जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो भी बोलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी रेशियो, और फोर्थ जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आता है। उसके बाद टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो जो हमारी फर्स्ट रेशियो होती है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म पोजीशन को असेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो है इसमें जो है हमारी लाइबिलिटी हैं उनको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए, शॉर्ट टर्म असेट्स हमारी कितनी है कंपैरिजन में, ये जानने के लिए भी हम लिक्विडिटी रेशियो का पता करते हैं। और साथ ही साथ ये इंडिकेट करती है एडुकेट वर्किंग कैपिटल को, ठीक है। और उसके बाद जो है मैनेजमेंट को एफिशिएंटली काम करने के लिए भी हेल्प करती है। और इसके बाद हम बात करें जो हमारी लिक्विडिटी रेशियोज़ हैं, उसमें हमारे पास 3 रेशियोज़ आती हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। जो हमारी करंट रेशियो है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद हम क्विक रेशियो की तरफ चलते हैं, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब जो मैंने यहाँ पे हमने डिस्कस की करंट रेशियो, इसका जो आइडियल रेशियो होती है दैट इज़ 2:1, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो की आइडियल रेशियो होती है 1:1। और यूजुअली जो जितनी हाई जो है हमारी एसिड टेस्ट रेशियो होती है, वो इंडिकेशन होती है दैट द फर्म की जो लिक्विडिटी पोजीशन है दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद जो है क्विक असेट्स हमारे पास किसके बराबर होती हैं, करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। उसके बाद एब्सोल्यूट जो लिक्विडिटी रेशियो है उसकी हम बात करेंगे, तो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो जो है ये एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज़ के बराबर होती है, ठीक है। और इसकी आइडियल रेशियो 1:2 होती है। इट मीन्स कि हमारी जो रेशियो जो है 1:2 से ज़्यादा हो जाती है, तो ये बिज़नेस का कंसर्न जो है वो लिक्विड जो है वो माना जा सकता है। और ये रेशियो अगर कम आती है, इट मीन्स कि बिज़नेस जो है उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स किसके बराबर होती हैं, जो हमने फॉर्मूला में यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स दी हो तो ठीक है, नहीं दी हो तो ये होती हैं कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी हमारे पास सेकंड रेशियो आती है। टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी जो है रेशियो डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रिपे द लोन एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एंड लोन को पे करने के लिए हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने सॉल्वेंट हैं, इस चीज़ को ये फाइंड आउट करती है। साथ साथ ये ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको जो है उनके कंपैरिजन में हमारी असेट्स कितनी है उस चीज़ को भी ये बताती है, और हमारी पोजीशन भी बताती है एंटरप्राइज की। जो सॉल्वेंसी रेशियो है उसमें डिफरेंट रेशियोज हम निकाल सकते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ रेशियो एंड सो ऑन, ठीक है। इन वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, इसमें जो आउटसाइडर फंड होते हैं और जो शेयर होल्डर फंड होते हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है, और ये रेशियो मेजर करती है रिलेटिव क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर एंड ओनर्स अगेंस्ट द फर्म असेट्स। आइडियल रेशियो 2:1 रहती है। इट मीन्स कि हर 2 शेयर के पीछे जो है हमारा एक डेट होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि अगर ये रेशियो कम आती है 2 टाइम्स से, ठीक है, देन इट मीन्स कि क्रेडिटर्स आर रिलेटिवली लेस, क्रेडिटर कम है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। अगर ये ज़्यादा आती है देन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हमारा वीक है। आउटसाइडर फंड किसके बराबर होते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म फंड्स एज वेल एज करंट लाइबिलिटीज आती हैं। द शेयर होल्डर फंड्स इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडिंग अकोमोडेटिव प्रॉफिट। उसके बाद प्रॉप्राइटरी रेशियो हमारे पास आती है, इसको नेटवर्थ रेशियो भी बोला जाता है। तो प्रॉप्राइटरी रेशियो जो है वो रिलेशनशिप देखती है किसके बीच में, प्रॉप्राइटर्स फंड एंड शेयर होल्डर्स फंड के बीच में, ठीक है, एंड टोटल असेट्स के बीच में। प्रॉप्राइटरी रेशियो का अगर हम प्रॉप्राइटर फंड से निकाल रहे हैं तो प्रॉप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल असेट्स जाएगा। अगर हम कैपिटल की हेल्प से निकाल रहे हैं तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन टोटल लायबिलिटीज फॉर्मूला इसका आएगा। आइडियल रेशियो इसकी 0.5:1 होती है। हायर द रेशियो बेटर द लॉन्गर टर्म सॉल्वेंसी, और रेशियो कम हो तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है कम हो जाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दी हो देन बेटर, अगर नहीं दी हो तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है इट एक्सप्रेस द सॉल्वेंसी रेशियो, है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया। सॉल्वेंसी रेशियो जो है इसके अंदर फर्दर बहुत सी रेशियो आती है, और सॉल्वेंसी रेशियो के बीच में हमने पढ़ा था कि टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ का रिलेशनशिप बताती है। और इसके लिए कोई परमानेंट जो है वो स्टैंडर्ड नहीं बताया है फिक्स, लेकिन ये है कि हमारी जो असेट्स हैं, हमारे बिजनेस की जो भी असेट्स हैं वो हमेशा जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए हमारी टोटल
लाइबिलिटीज से। उसके बाद नेक्स्ट आता है करंट असेट्स टू नेट वर्थ रेशियो। करंट असेट्स टू नेट वर्थ रेशियो इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स by the amount of proprietor funds. The purpose of this ratio is to show the percentage of proprietor fund and investment in current assets. और इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। उसके बाद अब प्रोप्राइटरी फंड अगर हमारे पास दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब होता है इक्विटी। और इक्विटी में हमारे पास शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व ऑफ द फर्म, नेट लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारा आता है। टोटल असेट्स एक्सक्लूड फिक्टिशियस असेट्स, बट एक चीज़ ध्यान में रखना, इसमें फिक्टिशियस असेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट रेशियो आती है करंट लाइबिलिटीज टू नेटवर्थ रेशियो। करंट लाइबिलिटी टू नेटवर्थ रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट लाइबिलिटीज अपॉन नेटवर्थ, ठीक है। और इसकी आइडियल रेशियो होती है 1:1 और रेशियो इंडिकेट करती है दैट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिटर एंड ओनर टू द कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है। और ये रेशियो जितनी हाई हो, ठीक है, इट मीन्स कि हमारे जो बिजनेस है वो अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को जो है वो मीट करने के लिए डिफिकल्टी फेस करेगा। नेटवर्थ अगर दी हो तो ओके, नहीं दी हो तो फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। नेक्स्ट आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो में इसका फॉर्मूला होता है, ये कंपैरिजन ही होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज प्लस फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का ही इसमें कंपैरिजन किया जाता है। अब जो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ हैं वो है डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट। और जो हमारे पास फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग सिक्योरिटीज़ हैं वो है इक्विटी शेयर कैपिटल, अकमुलेटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट, लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स। उसके बाद जो है फिक्स असेट्स रेशियो आती है, तो फिक्स्ड असेट्स रेशियो जो है वो फिक्स्ड असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में रिलेशन है और इसकी आइडियल रेशियो रहती है 0.67:1। और इस रेशियो में बोला गया है कि ये रेशियो जो है शॉर्ट टर्म फंड्स बाय द यूज़ ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स और बाय लॉन्ग टर्म फंड्स जो है हम अपनी फिक्स्ड असेट्स को जो है कितना एनेबल हैं, ठीक है। फाइनेंस जो है दिस रेशियो एनेबल्स टू नो हाउ फिक्स्ड असेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, या फाइनेंस्ड। हमने जो फाइनेंस हमारी फिक्स्ड असेट्स हैं वो कहाँ से इकट्ठी की हैं, उनकी फाइनेंसिंग कहाँ से करी है, शॉर्ट टर्म फंड से की है, लॉन्ग टर्म फंड से की है। और ये रेशियो कभी जो है वो एक नहीं होनी चाहिए। अगर ये एक हो जाती है तो इट मीन्स कि हमने जो है टोटल जितनी भी कैपिटल असेट्स जनरेट की हैं सारी की सारी लोन से हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड सिंबल फॉर द बिजनेस। उसके बाद फिक्स चार्जेस कवर और डेट सर्विस रेशियो हमारे पास आती है। ये रेशियो जो है ये रिलेशनशिप बताती है नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस के बीच में। इसकी जो आइडियल रेशियो होती है वो 6 to 7 टाइम्स के बीच में होती है। और ये रेशियो जितनी हाई होती है उससे पता चलता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म लेंडर है वो जो इसमें जो है वो नॉट डिफ़िकल्ट फॉर द बिजनेस टू ऑब्टेन फर्दर लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। जो हमारी पोजीशन है वो बेटर रहती है जितनी ज़्यादा ये रेशियो आए। और ये रेशियो जो है फाइनेंशियल एबिलिटी को भी इंडिकेट करती है। नेक्स्ट आता है डिविडेंड कवर रेशियो। डिविडेंड कवर रेशियो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स को और डिविडेंड डिक्लेयर के बीच में रिलेशन बताती है। और इस रेशियो में बोला गया है कि इंडिकेट करती है बिजनेस की कितना मेंटेन है डिविडेंड ऑन शेयर इन फ्यूचर को मेंटेन करने में, कितना एबल है। इफ़ द रेशियो इज़ हायर इट इंडिकेट्स देयर इज़ सफिशेंट अमाउंट ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट। बट ये बहुत ज़्यादा जो है इसमें स्लाइट डिक्रीज देयर, अगर जो स्लाइट से डिक्रीज़ हो जाती है इसमें तो उसका भी कोई मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी रेशियो। ये जो है बिजनेस की एक्टिविटीज़ जो हैं कितनी एफिशिएंटली हो रही हैं उस चीज़ को मेज़र करने में या बिज़नेस की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ होती है और इसको टर्नओवर में शो किया जाता है। इसमें हमारे पास ये इंपॉर्टेंट रेशियोज आती हैं लाइक स्टॉक टर्नओवर, क्रेडिटर डेटर टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये वर्डिंग नहीं वर्किंग कैपिटल है, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, टोटल असेट्स एट्सेट्रा। तो वन बाय वन करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो आती है। दिस रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला अगर हमारे पास सेल और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो रहता है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर नहीं दिया हो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज स्टॉक हमें पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 होता है,
ठीक है। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो है उसकी आइडियल रेशियो 8 टाइम रहती है। अगर ये रेशियो जो है वो लो आ जाए इससे, तो इट मीन्स कि बिजनेस जो है हमारा डल है, और हाई हो जाए देन हाई रेशियो मे नॉट बी accompanied बाई रिलेटिवली हाई नेट इनकम। प्रॉफिट में भी मतलब हाई ज़्यादा इनकम नहीं है, बट प्रॉफिट जो है हम अर्न करने के लिए लार्ज सेल पर वॉल्यूम सेल जो है कर रहे हैं लार्ज स्केल पर, और उस सेल को करने के लिए हो सकता है कि हम कोई खर्चा भी कर रहे हों लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। उसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारे पास आता है। तो डेटर देनदारों का एवरेज कलेक्शन पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटर टर्नओवर रेशियो। उसके बाद डेटा टर्नओवर रेशो जो है उसमें बोला है कि इसमें जो है इसकी जो आइडियल रेशो होती है 10 से 12 होती है, और जो कलेक्शन पीरियड होता है वो 30 से 35 होता है। ये आइडियल रेशो जितनी ज़्यादा हो उतना बेटर, और ये कलेक्शन पीरियड जो है ये वो जितना कम हो, ठीक है, या वो उतना बेटर होता है, तो बिजनेस उतना ही साउंड है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो ये रिलेशन होती है नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज होता है परचेज माइनस कैश, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, और एवरेज क्रेडिटर होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पेमेंट पीरियड भी हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज और डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इस रेशियो की जो आइडियल रेशियो है वो है 12 टाइम, और 30 डेज जो है वो पेमेंट पीरियड होना चाहिए। ये रेशियो जो है इसमें बोला गया है कि जितनी रेशियो ज़्यादा हो और जितना पेमेंट पीरियड कम हो उतना स्ट्रॉन्ग जो है बिजनेस की पोजीशन होती है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो रिलेशनशिप है कॉस्ट ऑफ सेल और एवरेज वर्किंग कैपिटल के बीच में, और जो हमारा एवरेज वर्किंग कैपिटल है वो होता है ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाई 2। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हायर रेशियो इंडिकेट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, और लो रेशियो जो है वो बोलती है कि हमारे बिजनेस का जो वर्किंग कैपिटल है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। उसके बाद फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो आती है। ये रिलेशनशिप बताती है नेट सेल और फिक्स्ड असेट्स के बीच में, और इसकी जो आइडियल रेशियो होती है वो 5 है। जितनी ज़्यादा ये रेशियो ज़्यादा अच्छी होती है उतना मतलब फिक्स्ड असेट्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हुआ है। नेक्स्ट फोर्थ रेशियो आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है इंडिकेट करती है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस को, और इसमें जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी में ये रेशियोज हमारे पास आती हैं लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और एक्सपेंसेस रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो रिलेशन बताती है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल के बीच में, और इसमें जो है इंडिकेट किया जाता है कि लो ग्रॉस प्रॉफिट अनफेवरेबल है और ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट जो है फेवरेबल है। नेट प्रॉफिट रेशियो में अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट सेल के बीच में रिलेशन है, और ये रेशियो जितनी ज़्यादा हो उतना बेटर होता है बिजनेस के लिए। ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो एस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नेट सेल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल, और हायर द रेशियो द लेस फेवरेबल, ठीक है, जितनी ज़्यादा हो उतना ही जो है वो कम फेवरेबल होता है बिजनेस, और जितनी कम हो उतना जो है ज़्यादा फेवरेबल बिजनेस होता है फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होते हैं उनमें जो है इसको 75 to 85% जो है वो करेक्ट माना गया है। तो उसके बाद जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हमारे पास दिए हो तो ठीक, नहीं तो हम निकाल सकते हैं सैलरी प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट प्लस सप्लाई कॉस्ट प्लस फर्नीचर प्लस सप्लाई प्लस सेल कमीशन प्लस प्रॉपर्टी टैक्सेस प्लस इंश्योरेंस, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो ये रिलेशन बताती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल के बीच में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल के बीच में रिलेशन है, और इसको अगर हमारे पास जो है ऑपरेटिंग रेशियो दी हो तो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो करके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। इट मीन्स कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू अगर दिया हो तो ठीक, नहीं दिया हो तो निकाल सकते हैं नेट प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो के अंडर हम वेरियस रेशियो निकाल सकते हैं लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, ये रिलेशन बताती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल इनटू 100 का। ये रेशियोज जो है जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो परसेंटेज में ही आती है, इसलिए इनटू 100 किया जाता है सबके साथ। एडमिन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस और नेट सेल के बीच में रिलेशन बताती है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड नेट सेल के बीच में रिलेशन बताती है। और नॉन प्रॉफिट एक्सपेंसेस जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नेट सेल के बीच में रिलेशन बताती है।
उसके बाद टेस्ट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के लिए रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट और नेटवर्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेज, डिविडेंड यील्ड, और ये सारी रेशियो निकाली जाती हैं। तो उसके बाद जो है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स की हम बात करें तो ये रेशियो जो है बेसिकली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट और प्रोप्राइटर फंड के बीच में रिलेशन बताती है। और इस रेशियो की अगर हम बात करें तो ये रेशियो जो है ग्रेट इंपॉर्टेंस है प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव से, मतलब एज द रेशियो रिवील्स हाउ वेल द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग यूज्ड, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज़ किया गया है इसके बारे में ये बताती है। इक्विटी डिविडेंड कवर रेशियो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल ऑन इक्विटी कैपिटल के इस द्वारा इसका फॉर्मूला जो है ये होता है, इसके द्वारा इसको निकाला जा सकता है। अगर हम इसका दूसरा फॉर्मूला यूज़ करें तो भी इसको निकाला जा सकता है। वो फॉर्मूला है अर्निंग पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर इक्विटी शेयर, और आइडियल रेशियो 2 टाइम होती है। मतलब इट मीन्स कि फॉर एवरी ₹100 प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड ₹50। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है प्राइस अर्निंग रेशियो, ये रिलेशनशिप बताती है एवरेज मार्केट प्राइस शेयर एंड अर्निंग। ये जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन भी आ जाता है। प्राइस अर्निंग रेशियो एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर, इसमें क्या होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एनुअल प्रोग्राम डिविडेंड के बीच में रिलेशन बताता है। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर के बीच में रिलेशन को बताता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो डिविडेंड पेड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर के बीच में रिलेशन को बताती है। अर्निंग पर शेयर अगर हमने निकालनी हो तो नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से जो है इसको निकाला जा सकता है। थैंक यू ऑल।